अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। आज जो हम बुक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक पेपर नंबर 2 की बुक नंबर 3 फिजियोलॉजी है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजी एनाटॉमी। लास्ट टाइम जो हमने फिजियोलॉजी जब पढ़ी थी तो इसका हमारा लास्ट टॉपिक था अप टू द ESR। हमने आरबीसीज को पढ़ा था। आरबीसीज के बाद हमने एनीमियाज कुछ पढ़े थे, फिर हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, सिकल सेल अनीमिया पढ़ा था, ESR भी पढ़ा था। आज हमने जो पढ़ना है वो है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग आम अल्फाज में ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स इनको बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है जी, डिफेंस सिस्टम या इसको फोर्स भी कहते हैं। बॉडी की पुलिस, आर्मी भी कहते हैं इसको। ठीक है जी, क्योंकि ये क्या कर रही होती है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम चला रही होती है। आइए इसको पढ़ते हैं। वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स आर मोबाइल यूनिट्स ऑफ द बॉडी प्रोटेक्टिव सिस्टम। ये मोबाइल यूनिट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर घूमते रहते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ WBCs, दे आर क्लासिफाइड इन 2 मेजर ग्रुप्स। इसके 2 मेजर ग्रुप्स होते हैं। नंबर 1 ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स, जिसे ग्रैनुलोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरी है ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स, जिसे ए ग्रैनुलोसाइट्स भी कहते हैं। आइए पहले ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स मतलब ग्रैनुलोसाइट्स पढ़ते हैं। These are developing from a red bone marrow, have conspicuous granules। ये रेड बोन मैरो से डेवलप होते हैं और इनके अंदर कॉन्स्पिशियस ग्रेन्यूल्स होते हैं इन देयर साइटोप्लाज्म एंड पोसेस लॉब्ड न्यूक्लियाई। The 3 type of granular leukocytes are polymorphonuclear neutrophils। इनके अंदर 3 टाइप्स के ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, जिसकी परसेंटेज 62 होती है। दूसरा पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर इजिनोफिल्स, इसकी 2.3% होते हैं। और थर्ड है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर बेसोफिल्स, ये 0.4% होते हैं। अगर दूसरी बात करें जो बाकी मतलब 62 प्लस 2.3 64.3 और ये बन जाएंगे 64.7, मतलब 64.7 ग्रैनुलर साइट्स होते हैं। बाकी जो है वो ए ग्रैनुलर साइट्स होते हैं। ए ग्रैनुलर साइट्स के अंदर क्या क्या आता है, दीज आर द सेकंड प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ये दूसरा ग्रुप है ल्यूकोसाइट्स का। दे डेवलप फ्रॉम द लिम्फॉइड टिश्यूज, ये लिम्फॉइड सिस्टम से बनता है। वो रेड बोन मैरो से बनते हैं, ये लिम्फॉइड टिश्यू से बनते हैं। साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स आर नॉट सीन्स। लिम्फोसाइट 30%, मोनोसाइट्स 5.3%। Occasionally plasma cell and platelet, which are fragment of a 7th type of white cells found in the bone marrow। वही कह रहा है कि जो प्लाज्मा सेल और प्लेटलेट्स हैं ये फ्रैगमेंट है 7 टाइप के, और ये वाइट सेल जो बोन मैरो से बनता है उनके अंदर पाए जाते हैं। फिर ये उन्होंने आगे थोड़ी सी एक डायग्राम बनाई है कि सबसे पहले बेसिक क्या होता है, ब्लड का स्टेम सेल। उससे 2 चीज़ें बनती हैं, माइलिड स्टेम सेल और लिम्फॉइड स्टेम सेल। अच्छा, जो लिम्फॉइड स्टेम सेल है उसमें लिम्फोब्लास्ट बनते हैं। लिम्फोब्लास्ट से बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स बनते हैं। अच्छा, माइलिड स्टेम सेल की अगर बात करें उसमें पहले रेड ब्लड सेल बनता है, फिर प्लेटलेट्स बनते हैं, माइलोब्लास्ट
मतलब ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर क्या आएगा, इजिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, ये बनेंगे। ये एक डायग्राम ओवरव्यू उन्होंने दिया है। टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज कितने होते हैं, एवरेजली 7000 पर mm³। रेंज 4000 से 11000 होती है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ ईच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज, हर डब्ल्यूबीसीज की अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स 5400 होते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर इजिनोफिल 275 होते हैं, बेसोफिल 35%, लिम्फोसाइट 2750, मोनोसाइट्स 450 होते हैं। केमिकल नेचर की अगर बात की जाए तो डब्ल्यूबीसीज आर रिच इन न्यूक्लियोप्रोटीन एंड ऑल्सो कंटेन ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स। अब डब्ल्यूबीसीज जो हैं इनके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और साथ साथ में ग्लाइकोजन भी होता है, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स भी मौजूद होते हैं। लाइफ स्पैन, इसकी अगर ज़िंदगी की बात की जाए तो ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं वो 4 से 8 घंटे ब्लड में रह सकते हैं और 4 से 5 दिन टिश्यूज़ के अंदर रहते हैं, उसके बाद ये इनका लाइफ पूरी हो जाती है। मोनोसाइट्स 10 से 12 घंटे ब्लड के अंदर रह सकते हैं। लिम्फोसाइट्स जो है ये महीनों या सालों ब्लड के अंदर रह सकते हैं। साइट ऑफ डब्ल्यूबीसीज प्रोडक्शन, डब्ल्यूबीसीज बनते कहाँ से हैं, फीटस के अंदर डब्ल्यूबीसीज आर डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म। डब्ल्यूबीसीज जो है वो फीटस के अंदर WBCs आर डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म ऑफ द यॉर्क सेल। जो यॉर्क सेल है, यॉर्क सेल है, यॉर्क है, सैक है, सॉरी यॉर्क सैक जो है उसमें जो WBCs है वो मेसोडर्म से बनते हैं। आफ्टर बर्थ बोन मैरो से बनते हैं और लिम्फ टिश्यूज जो हैं, lymphocytes and plasma cells are produced mainly in the various lymphogenous organ including the lymph node, thymus, spleen and tonsils। ये इन जगहों से बनते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं WBCs के, नंबर 1 फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस एनग्ल्फ एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो एनगल्फ कर लेते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं किसको, बैक्टीरिया को। मतलब जो न्यूट्रोफिल और जो मैक्रोफेजेस हैं वो कोई भी बैक्टीरियाज या कोई भी ऐसे केमिकल सेल वायरसेस वगैरह जो बॉडी के लिए नुकसानदेह होंगे उनको क्या करेंगे, न्यूट्रोफिल्स वगैरह उनको एनगल्फ कर लेंगे, उनको खा लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे उनको। फैगोसाइटोसिस अकर बाय बोथ न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स व्हेन बैक्टीरिया इन्वेड द बॉडी। फैगोसाइटोसिस जो है वो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स दोनों करते हैं। दूसरा आता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन। लिम्फोसाइट्स फॉर्म बीटा एंड गैमा फ्रैक्शन ऑफ सीरम ग्लोबुलिन। जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बीटा और गैमा सीरम ग्लोबुलिन बनाता है। इम्यून बॉडीज आर एसोसिएटेड विद गैमा ग्लोबुलिन। इम्यून बॉडीज जो है वो गैमा ग्लोबुलिन बनाती हैं। सो द लिम्फोसाइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं इनका हमारी बॉडी की जो डिफेंसिव सिस्टम है उसमें बड़ा अहम रोल होता है। थर्ड है फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन। फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन, फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन क्या है कि lymphocytes may be converted into fibroblast at the site of inflammation helping the process of repair। तो जो lymphocytes हैं, WBCs हैं हमारे, जहाँ कहीं भी इन्फ्लेमेशन हुआ होता है ये वहाँ पहुँच जाते हैं और रिपेयरिंग में उस जगह की स्किन और दूसरे मामलात की रिपेयरिंग में हेल्प आउट करते हैं। सेक्रेटिन ऑफ हेपारिन, बेसोफिल सेक्रेट हेपारिन विच प्रिवेंट इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो बेसोफिल होता है वो हेपारिन को सेक्रेट करवाता है जो हमारे वेसल्स के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता। सेलुलर डिफेंस, फैगोसाइटोसिस ऑफ ला पैथोजेनिक मैक्रोऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटोजोआ, पैरासाइटिक वार्म, रिलीज एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, एलर्जिक रिएक्शंस। तो वो क्या करता है कि जो लार्ज पैथोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लिम्फोसाइट्स उनको एनगल्फ कर लेता है और हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस, इन्फ्लेमेशंस नहीं होने देता।
ये हमारा WBCs ख़त्म हुआ। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, जो थर्ड हमारी ब्लड का कंपोजिशन पार्ट है, आइए उसको पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स, दीज आर द स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड सेल प्रेजेंट इन ब्लड। ब्लड के अंदर जो छोटे और न्यूक्लियस के बगैर सेल्स होते हैं उनको प्लेटलेट्स कहते हैं। इनकी जो शेप होती है वो स्मॉल, इरेगुलर, राउंड और ओवल डिस्क लाइक सेल होते हैं। स्मॉल होते हैं, राउंड होते हैं, डिस्क लाइक होते हैं, इरेगुलर होते हैं। अगर हम साइज की बात करें तो 2 to 4 माइक्रोन इन डायमीटर, 2 से 4 माइक्रोन डायमीटर में ये होते हैं। काउंट की अगर बात करें तो देयर नॉर्मल काउंट इन ब्लड इज बिटवीन 150 to 3000। ये 1.5 लाख से लेकर 3 लाख पर CU क्यूबिक मिलीमीटर तक होते हैं। लाइफ स्पैन अगर इसकी ज़िंदगी की बात करें तो 4 से 9 दिन ये बॉडी के अंदर रहते हैं। टाइप्स स्मॉल और लार्ज, इसकी 2 टाइप्स है। केमिस्ट्री, प्लेटलेट पोसेसेस प्रोटीन लिपिड्स, इनमें प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं। फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है होम्योस्टैसिस। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज होम्योस्टैसिस। इसका सबसे अहम काम जो प्लेटलेट्स का होता है वो होम्योस्टैसिस होता है। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर इन होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं? पहला है प्लेटलेट्स एडहेजन्स, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। ये 4 अहम इवेंट्स हैं जो प्लेटलेट से होते हैं। सेकंड है अदर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। अगर होम्योस्टैसिस सबसे अहम था तो होम्योस्टैसिस के अलावा कौन कौन से होते हैं, आइए वो पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स आर नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ वेस्कुलर इंटेग्रिटी। वेस्कुलर इंटेग्रिटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए भी प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स रिपेयर स्मॉल वेस्कुलर इंजरीज बाय एडहेरिंग टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये स्मॉल जो वेस्कुलर इंजरीज हो जाती हैं ये उसको भी बेसमेंट मेम्ब्रेन करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। प्लेटलेट्स प्रोवाइड ग्लाइकोप्रोटीन देयर एडहेजन टू कोलेजन। प्लेटलेट्स शो स्लाइड फैगोसाइटिक एक्टिविटी। तो ये जो नॉर्मल फैगोसाइटिक एक्टिविटी है उसको भी हेल्प आउट करते हैं। इंडिकेशन फॉर प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन। कब ऐसा मौका आता है कि जब हमें प्लेटलेट्स लगाने पड़ते हैं, मतलब प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो कौन सी इंडिकेशन होती हैं? ब्लीडिंग एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स जब हो जाएगा तो उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सर्जिकल प्रोसीजर्स, कोई ऐसा आपने सर्जिकल किया जबकि प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए? अच्छा, कम से क्या मुराद है? प्लेटलेट्स 40,000 से कम हो जाएं तो फिर कहा जाता है कि प्लेटलेट्स इज डाउन नाउ। प्लेटलेट्स डिसफंक्शन, acute disseminated intravascular coagulation, thrombocytopenia after cardiac bypass, aplastic anemia। ये कुछ ऐसी सर्जरीज हैं, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें प्लेटलेट्स चाहिए होते हैं। एक यहाँ एक पूरा उन्होंने टेबल दिया हुआ है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स का। सबसे पहले लिखा हुआ है एवरेज नंबर कितने होते हैं, तो हम सिर्फ इन तीनों का पढ़ लेते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, बाकी हम नहीं पढ़ते। रेड ब्लड सेल जो है 5.2 मिलियन नॉर्मल उसकी रेंज होनी चाहिए। वाइट ब्लड सेल की 7,000 है, प्लेटलेट्स की 3,50,000 है। अगर दूसरा हम अपीयरेंस की बात करें तो फ्लैटर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो फ्लैटन सर्कुलर सेल होते हैं। वाइट ब्लड सेल जो है वो राउंड सेल्स होते हैं। प्लेट सेल्स जो है वो स्पिंडल शेप साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट टाइप्स होते हैं। फंक्शन, रेड ब्लड सेल का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन को करना। व्हाइट ब्लड सेल का फैगोसाइटोसिस और डिफेंस सिस्टम। प्लेटलेट्स का हीमोस्टैसिस। रिमार्क्स में अगर देखें तो रेड ब्लड सेल का रिमार्क ये है, रिमेन इन ब्लड स्ट्रीम फॉर 120 डेज। व्हाइट ब्लड सेल का मुख्तलिफ है और प्लेटलेट्स जो है रिमेन इन द ब्लड फॉर 7 to 12 डेज। तो ये हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स जो हैं वो खत्म हुए। नेक्स्ट है हमारे ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन क्या होता है कि क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड।
ठीक है जी। तो आइए इसको पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते। ठीक है जी। कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ द सॉल्युबल प्लाज्मा फाइब्रिनोजन इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ क्लॉट। तो वो ये कह रहा है कि कोगुलेशन का मतलब ये होता है कि ब्लड का जम जाना और एक ख़ास ऐसा अमल जिसके ज़रिए वो फाइब्रिन्स जो मिक्स नहीं हो रहे थे वो मिक्स हो जाएं, क्लॉट बना दें। दिस होल प्रोसेस में बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, और ये 3 स्टेजेस पे ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। नंबर 1 है द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टिंग प्रिंसिपल्स। मतलब सबसे पहला ये होगा कि इंट्रिंसिक और जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं उनका कन्वर्ट हो जाना। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन, दूसरा थ्रोम्बिन का बन जाना। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फिब्रिन्स, स्टेबल फाइब्रिन्स का बन जाना। आइए सबसे पहले हम एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे को देखते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड देयर हाफ लाइफ्स। सबसे पहले तो हम देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जिनसे ब्लड की क्लॉटिंग होती है। नंबर 1 फाइब्रिनोजिन जिसकी 4 दिन हाफ लाइफ होती है, प्रोथ्रोम्बिन जिसकी 3 दिन हाफ लाइफ होती है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जिसकी अननोन हाफ लाइफ है, फिर कैल्शियम फैक्टर इसकी भी अननोन है, लेबाइल फैक्टर जिसकी 12 से 16 घंटे। अननोन फैक्टर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिनका नाम नहीं पता लेकिन वो फैक्टर्स मौजूद ज़रूर होते हैं। फिर आता है स्टेबल फैक्टर, फिर आता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फिर क्रिसमस फैक्टर, स्टॉट प्रोवर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, हैगमैन फैक्टर, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। ये उन्होंने 13 ऐसे फैक्टर्स बताए हैं जिनके ज़रिए ब्लड क्लॉटिंग होती है। अच्छा, अब इन 13 के अंदर 10 फैक्टर ऐसे हैं जो लिवर के अंदर बनते हैं। ठीक है जी। 1 2 5 7 8 9 10 11 12 और 13 ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये वाले कहाँ बनते हैं? लिवर के अंदर। और कुछ ऐसे फैक्टर्स जो होते हैं जो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो विटामिन के की प्रेजेंस की वजह से ही क्लॉटिंग का फैक्टर देते हैं। वो कौन से? 2 7 9 एंड 10। ठीक है, तो ये एक उन्होंने चार्ट भी बनाया हुआ है, इंट्रिंसिक फैक्टर कैसे असर करता है और एक्सट्रिंसिक फैक्टर कैसे असर करता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स प्रिवेंटिंग कोगुलेशन। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रिवेंट करते हैं कोगुलेशन को? बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आप दर्जा हरारत को कम कर देंगे। नंबर 2 अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड वेटेबल सर्फेसिस, पानी और गीली जगह को टच करना भी कोगुलेशन के फैक्टर को प्रिवेंट करेगा। रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयन, अगर बॉडी से कैल्शियम आयन रिमूव हो जाए। प्रेसिपिटेशन ऑफ फेब्रिनोजिन, और अगर फेब्रिनोजिन जो है जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो प्रेसिपिटेट कर जाए। एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो बायोलॉजिकल ओरिजिन से हों उनको ऐड ऑन कर दिया जाए। अदर सब्सटेंसेस लाइक सोडियम सिट्रेट, और सोडियम सिट्रेट भी एक ऐसा फैक्टर है जो प्रिवेंट करता है किसको? कोगुलेशन को। फैक्टर इंक्रीजिंग कोगुलेशन, वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कोगुलेशन को बढ़ाते हैं? पहला है वार्मथ, गर्म। दूसरा है कांटेक्ट विद वाटर एंड वेटेबल सब्सटेंसेस, वाटर के साथ और वेटेबल सब्सटेंसेस के साथ मिलना। फॉरेन बॉडीज का ब्लड में आ जाना। एडिशन ऑफ थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन का एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का एडिशन। ये है हमारा ब्लड कोगुलेशन का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू कि ब्लड कोगुलेशन होती क्या है, कौन कौन से फैक्टर ब्लड कोगुलेशन करवाते हैं और ये ब्लड कोगुलेशन कहाँ ब्लड कोगुलेटर फैक्टर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। फिर कौन से 2 ऐसे फैक्टर हैं जिनके ज़रिए ये काम करते हैं।
अच्छा, फिर दो चीज़ें उन्होंने और बताई कि कोगुलेशन इंक्रीज कैसे होती है और कोगुलेशन डिक्रीज कैसे होती है। ठीक है जी, तो ये हमारा ब्लड कोगुलेशन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप्स। अच्छा, ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं? बेसिकली आपने सुना होगा किसी का ब्लड ए होता है, किसी का ब्लड बी होता है, किसी का ब्लड ओ होता है और किसी का ए बी भी होता है। ठीक है जी, तो बेसिकली ये ए बी और ओ, ये इसी सिस्टम इसे बोलते हैं ए बी ओ सिस्टम। ठीक है जी, ए बी ओ सिस्टम। अच्छा, अगर कोई मरीज है उसमें अच्छा बेसिकली ये दो एंटीजन होते हैं, दो ऐसी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप समझ रहे, एक स्टार है, एक तारा है। अच्छा, जिसमें स्टार होगा वो ए होगा, जिसमें तारा होगा उसमें बी होगा। ठीक है, दो एंटीजन है मुख्तलिफ, दो प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अच्छा, जिसमें सितारा होगा तो वो होगा ए, जिसमें चांद होगा वो होगा बी, जिसमें सितारा और चांद दोनों होंगे वो होगा ए और बी, और जिसमें ना चांद होगा ना सितारा होगा तो वो होगा ओ। ठीक है जी, ये चार ग्रुप्स हो गए। अच्छा, इसके आगे अगर फर्दर डिवीजन ये है कि एक फैक्टर है, उसका नाम है आरएच फैक्टर। ये समझ लें आप, ये गोल तो चीज है, प्रोटीन है। अच्छा, जिस अगर ए के ऊपर ये प्रोटीन मौजूद होगी तो वो होगा ए पॉजिटिव। अगर ये ए के ऊपर ये प्रोटीन नहीं होगी तो फिर इसका नाम होगा ए नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह बी के ऊपर मौजूद होगी तो वो होगा बी पॉजिटिव, अगर बी के ऊपर मौजूद नहीं होगा तो बी नेगेटिव। इसी तरह ए बी के ऊपर अगर ये प्रोटीन मौजूद होगी तो ए बी पॉजिटिव, और ए बी के ऊपर मौजूद नहीं होगी तो ए बी नेगेटिव। अच्छा, अब जो मौजूद नहीं है, ठीक है, उसमें ये प्रोटीन भी मौजूद नहीं है तो वो होगी ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है, ये आपका एबीओ सिस्टम है। ठीक है, अच्छा, अब बात यह है कि जिनके अंदर बिलफर्ज ए ग्रुप है, उनका ये सितारा मौजूद है, उसको अगर हम ये चांद वाला लगा देंगे तो रिएक्शन हो जाएगा और विद इन अ मिनट्स बंदा डाई हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे सेंसिटिव मामला होता है। ठीक है जी, तो इस तरह इसका मिक्सिंग नहीं हो सकती। ये एक एबीओ सिस्टम आपका ग्रुप है, वो मैंने आपको बता दिया है। और ये जो बेसिकली एबीओ सिस्टम है ना, ये मोस्टली इनहेरिटेंट होता है। मतलब मोस्टली क्या, ये होता ही इनहेरिटेंट है। मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ही ऑफस्प्रिंग बच्चों में आता है। मतलब माँ बाप का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ही बच्चों में आएगा। ठीक है, अच्छा, बाजुकात वो मदर और फादर का मिलके आ जाता है, बाजुकात मदर का आता है, बाजुकात फादर का आता है। ठीक है जी, ये भी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंट होता है, मतलब विरासती तौर पर मुंतकिल होता है। इसके एबीओ सिस्टम के अलावा भी कुछ सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ लेंगे। आइए अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ब्लड ग्रुप आर इनहेरिटेड करैक्टर। ब्लड ग्रुप जो है ये विरासती तौर पर लिया जाने वाला एक करैक्टर है। दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स क्रोमोसोम। ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होता है। At least 30 commonly occurring antigens and 100 of other rare antigens are found in human blood. तो 30 किस्म की आम तौर पर पाए जाने वाले एंटीजेंस मौजूद हैं और उसके अलावा भी सैकड़ों एंटीजेंस मौजूद हैं जो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। These are present on the surface of the cell membrane, और ये सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। Each can cause an antigen antibody reaction. हर जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बनाते हैं। और दो सबसे अहम जो है वो एंटीजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन करते हैं। तो टाइप इसमें एबीओ ब्लड ग्रुप है। ये क्या है? ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम। अच्छा, इसमें जो है O 47% है, A 41% है,
बी जो है वो 9% है, ए बी ओनली 3% है। ठीक है, ये उन्होंने लिखा हुआ है उसकी टाइप्स और उसकी परसेंटेज। आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है? आर एच फैक्टर मैंने आपको बता दिया। आर एच फैक्टर अगर किसी ब्लड ग्रुप के ऊपर मौजूद होगा तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा, अगर वो आर एच फैक्टर मौजूद नहीं होगा तो वो उसको नेगेटिव कर देगा। इस तरह आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव लिखा हुआ है। इस एबीओ सिस्टम के अलावा जो सिस्टम्स हैं ब्लड ग्रुप के वो है एल ग्रुप, एल सिस्टम जिसे बोलते हैं, एम एन एस सिस्टम, के ई एल आई सिस्टम, लेविस सिस्टम, किड सिस्टम, डफी सिस्टम एक्सेट्रा। ठीक है, ये भी कुछ सिस्टम्स हैं, लेकिन इंसानों के अंदर सिर्फ एबीओ सिस्टम ही चलता है। अब एंटीजेंस क्या होती हैं? These are foreign particle which can elicit an immunological response. Antigen are present on the surface membrane of the RBCs in saliva, the cornea, platelets, sublution in the epidermis cells. तो एंटीजन किसी भी ऐसे फॉरेन पार्टिकल को कहते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर कोई इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करवा सकता है। फिर एग्लूटिनेजन क्या होता है? These are present on the surface membrane of the RBC which can cause agglutination on combining with responding antibodies. तो जो बेसिकली एग्लूटिनेशंस कहते हैं क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स को। ठीक है, फिर आता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीजेंस के खिलाफ जो चीज बॉडी बनाएगा उसको एंटीबॉडीज कहते हैं। एग्लूटिनिन्स क्या होती हैं? These are the antibodies which cause agglutination upon combined with corresponding agglutinogen. तो वही वाली बात आ गई कि एग्लूटिनिन्स वो होते हैं जो एग्लूटिनोजेंस के अगेंस्ट बनती हैं। टाइप ए एग्लूटिनिन, टाइप बी एग्लूटिनिन। तो ये दो टाइप्स के एग्लूटिनिन्स मौजूद हैं। ये आप देखें एबीओ ब्लड टाइप सिस्टम में उन्होंने बनाया है। ए एंटीजन को उन्होंने इस तरह का बना दिया है। उन्होंने एक सेल बनाया है, उन्होंने कहा ये हमारा रेड ब्लड सेल है RBC। ठीक है जी, और इसके ऊपर उन्होंने ऐसे खड़ा करके ना थोड़ा सा और ऐसे गोल गोल बना दिए। और इस चीज को उन्होंने नाम दिया है एंटीजन ए। ठीक है जी, ये हमारा रेड ब्लड सेल है RBC। इसके अंदर ये जो ने ट्रायंगल बनाया है इसको एंटीजन बी का नाम दे दिया है। ठीक है जी, मतलब ये जो गोल गोल दायरे हैं ये ए है, जैसे मैंने सितारा बनाया था। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ये क्या है? बी है। अच्छा, अब ये रेड ब्लड सेल है ना हमारे खून के खुलिये, लाल खून के खुलिये। अच्छा, अगर अब ये इस पे ना ट्रायंगल मौजूद है ना ये गोल गोल सर्कल मौजूद है तो ये एंटीजन ओ होगा। अच्छा, अब कोई ऐसा हो जिसके ऊपर ट्रायंगल भी मौजूद हो और ये गोल गोल दायरे भी मौजूद हो तो ये क्या होगा? ए बी। ठीक है जी, एंटीजन ए बी, ये उन्होंने इसमें बनाया हुआ है। समझ आ गई इसकी आपको एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की। अब इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। अब ये जीन मुंतकिल कैसे होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में? 2 genes, one on each of their paired chromosome, determine the ABO blood group. There are allelomorphic gene that can be any one of their 3 different types, but only one type on each chromosome. वो ये कह रहा है कि आपका एक ग्रुप होगा allelomorphic जीन का जो ये डिटरमाइन करेगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। जीनोटाइप ये होगी कि कॉम्बिनेशन एक बनेगा दोनों में से। फिनोटाइप ये होगा कि जो एक्सप्रेशन आएगी आपकी कि आपका ब्लड ग्रुप ये है। फर्स्ट कैरेक्टर का मतलब है कि पेरेंट्स आपके, सेकंड कैरेक्टर पेरेंट्स। ठीक है, अगर फादर ए है मदर बी ए है
तो जीनोटाइप बनेगा ए, फिनोटाइप होगा उसका ब्लड ग्रुप ए। फादर है ए, मदर है बी, तो जीनोटाइप बनेगा ए बी और आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। अगर फादर ए है, मदर ओ है, तो जीनोटाइप बनेगा ए ओ और ब्लड ग्रुप बनेगा ए। अगर फादर बी है तो इस तरफ सारा क्या लिखा हुआ है, फादर का साथ में मदर का, और वो मिलके जीन क्या बनेगा और फिर आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, तो ये इसी को नीचे उन्होंने एक्सपेक्ट भी किया। जीनोटाइप ओ प्रोड्यूस नो एग्लूटिनिन, जीनोटाइप ओ ए प्रोड्यूसेस एग्लूटिनिन ए, जीनोटाइप ओ बी एंड बी प्रोड्यूस एग्लूटिनिन बी, जीनोटाइप बी प्रोड्यूस एग्लूटिनिन ए एंड बी। दिस जीनोटाइप मैचिंग कैन हेल्प इन डिटरमिनिंग द ब्लड ग्रुप द फ्यूचर ऑफ स्प्रिंग। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, एक उन्होंने बताया है कि मदर और फादर के मिलने से कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चों में आता है। तो इनहेरिटेंस RH ब्लड ग्रुप, ये तो हमने देख लिया कि मदर का कौन सा हो तो फादर का कौन सा हो तो बच्चों का कौन सा हो सकता है। अब आ गया RH फैक्टर, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात। वो क्या कहता है, RH फैक्टर आर द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ RBC व्हिच कॉज एग्लूटिनेशन ऑन मिक्सिंग ब्लड विद एंटी RH डी सीरम। तो वो ये कह रहा है कि ये जो एंटीजन मौजूद है इसके ऊपर भी एक एंटीजन मौजूद होती है जिसे हम RH फैक्टर कहते हैं, और वो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होना बताता है। The RH blood group is due to the presence of gene D which is dominant over its allelomorphic gene। तो ये क्या है कि ये डोमिनेंट होती है किसके, allelomorphic जीन D के, which recessive in RH blood group the following genotype and phenotype are possible। तो RH फैक्टर में जीनोटाइप और फिनोटाइप कौन से होने चाहिए, आइए इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट करेक्टर है आपका डी, सेकंड करेक्टर भी है डी, तो आपका जो जीनोटाइप बनेगा वो बड़ा डी और बड़ा डी बनेगा, और जो फिनोटाइप बनेगा वो RH पॉजिटिव होगा। अच्छा, मदर है आपकी, फादर है आपके बड़ा डी, मदर है छोटा डी, तो ये बनेगा बड़ा डी और छोटा डी, तो RH पॉजिटिव। अगर फादर है छोटा डी, मदर भी है छोटा डी, तो क्या होगा, दोनों बढ़ेंगे छोटे डी और RH फैक्टर हमारा हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा पॉसिबल ब्लड ग्रुप होगा चिल्ड्रंस ऑफ अ कपल विद जीनोटाइप DD एंड DD। ठीक है, तो ये एक उन्होंने RH पॉजिटिव का मदर इनहेरिटेंस कैसे होगा उसको उन्होंने डिफाइन किया है। अब नीचे पढ़ लेते हैं RH फैक्टर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। व्हेन RH पॉजिटिव ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड इनटू RH नेगेटिव पर्सन, जब एक बंदा ऐसा शख्स जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है उसमें अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप लग जाएगा, द एंटी RHD एंटीबॉडी डू नॉट डेवलप ड्यूरिंग द फर्स्ट एक्सपोजर। तो उसमें क्या होगा कि कोई भी एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होंगी पहली बार में। On the second exposure of RH positive blood to an RH negative person, the individual will produce sufficient anti-D antibodies which will cause a reaction and delay transfusion reactions। तो फिर उसमें क्या होगा कि दूसरी बार जब इसको ब्लड लगेगा तो वो लगेगा यहाँ तो पॉजिटिव का या नेगेटिव का, दूसरी बार जो होगा ना वो भी रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अकर इन द कंडीशन ऑफ फैटलेस। और इस तरह का जब रिएक्शन होगा तो उसमें आपके जो रेड ब्लड सेल्स लाल खून के खुलिए हैं वो फट जाएंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलेस हो जाएगा और पॉइजनस हो जाएगी इसके फैटने से। नीचे उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें ब्लड ग्रुप जीनोटाइप लिखा हुआ है। ठीक है जी, और उसके अलावा मुख्तलिफ और चीज़ें भी उन्होंने लिखी हुई हैं। ठीक है, इसको भी आप एक बार देख लें। तो आज हमने जो पढ़ा है आइए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
सबसे पहले हमने पढ़ा वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स आर मोबाइल यूनिट्स ऑफ द बॉडी। ये वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली हमारे ब्लड सिस्टम के, हमारी बॉडी के घूमने फिरने वाले और हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन देने वाले सेल्स होते हैं। इनको क्लासिफाइड किया जाता है दो टाइप्स में, ग्रैनुलर साइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलर साइट्स में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इजिनोफिल्स होते हैं। ए ग्रैनुलर साइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं। अच्छा, ग्रैनुलर साइट्स जो है वो ये ऑलमोस्ट 65% होता है और ए ग्रैनुलर साइट्स जो है वो 35% हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 7000 होती है। लाइफ स्पैन जो इसका होता है वो 4 to 8 आवर्स नॉर्मली होता है। और इसकी साइट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली ग्रैनुलोसाइट्स की लिम्फोसाइट है। फंक्शन फैगोसाइटोसिस, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, फिब्रोप्लास्ट फॉर्मेशन, सिक्रीशन ऑफ हेपारिन, सेलुलर डिफेंस है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स बेसिकली, अच्छा एक छोटी सी ना ऊपर डायग्राम बनी हुई जो मुझसे मिस हो गई थी, आइए इसको दोबारा देख लेते हैं। द फर्स्ट रिस्पॉन्स WBC कॉम्बैट ग्रुप। The functional WBC count is 4500 to 10,000 WBCs. Sergeant. Divide the WBC troops into specialty group for combat. Combat होता है लड़ना। तो वो ये कह रहा है, सार्जेंट जो है वो ये कह रहा है कि आप अपने ग्रुप्स को मुख्तलिफ बना लो ताकि हम अच्छे से अटैक कर सकें। तो आगे से WBC कह रहा है, यस सर, वी हैव द PMNS टीम। हमारे पास ल्यूकोसाइट्स की टीम है जो कि न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल और बेसोफिल से बनी हुई है। और दूसरी हमारी टीम MLS की टीम है जिसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हैं। एट द फर्स्ट साइन ऑफ इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दे विल ज्वाइन द बैटल। तो वो ये कह रहा है कि हमारी जो पहली टीम होगी वो जाके अटैक करेगी और अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ तो हमारी दूसरी टीम भी आकर क्या करेगी, हमारा साथ देगी। एक छोटी सी उन्होंने पिक्चर्स के जरिए थोड़ा सा चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? छोटे नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं और इनका साइज़ भी 2 to 4 माइक्रोन होता है और हाफ लाइफ इनकी 4 से 9 दिन होती है। जो मेन फंक्शन इनका होता है वो होम्योस्टैसिस होता है, होम्योस्टैसिस। अदर फंक्शन जो इसका प्लेटलेट्स का है वो वेस्कुलर इंटेग्रिटी है, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अच्छा, प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज होती है 1.5 लाख से 3 लाख, लेकिन इसके प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन कब करते हैं? जब ये 40,000 से डाउन चला जाता है। ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा था ब्लड कोगुलेशन। फिर हमने क्या पढ़ा? ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन क्या होता है? ब्लड का क्लॉट हो जाना, ब्लड का क्लॉट होना। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो हमारे ब्लड को क्लॉटिंग करवाते हैं? वो 13 ऐसे फैक्टर्स को उन्होंने नाम लिखे हुए हैं जो हमारे ब्लड की कोगुलेशन करवाते हैं, जिनमें से 10 फैक्टर ऐसे हैं जो जिगर में बनते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कोगुलेशन बनने के अमल को रोकती हैं? वो उन्होंने लिखी हुई है कि ज़्यादा कम टेम्परेचर का कम हो जाना, उसके अलावा रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ फिब्रिनोजेन। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कोगुलेशन को बढ़ाती हैं? वो है टेम्परेचर का ज़्यादा होना, गर्म होना और थ्रोम्बिन वगैरह का एडिशन हो जाना। और उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा है ब्लड ग्रुप। हमारा जो ब्लड ग्रुप है ये ABO सिस्टम है और ये बेसिकली पेरेंट्स से ही ऑफस्प्रिंग में आता है। इसके अलावा भी ब्लड ग्रुप सिस्टम है L, MNS, KELI, डेफी, किड और लेविस सिस्टम। ठीक है जी। और बेसिकली उन्होंने बताया है कि जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, इनहेरिटेंस कैसे होती है। अगर फादर A है, मदर भी A है तो ब्लड ग्रुप A होगा। फादर A है, मदर B है तो ब्लड ग्रुप AB होगा। फादर A है, मदर O है तो ब्लड ग्रुप A होगा। अगर फादर भी A है, मदर भी O है, O है, फादर भी O और मदर भी O है तो ब्लड ग्रुप O होगा। ठीक है। और इसके बाद फिर उन्होंने RH फैक्टर O का भी बताया है। ठीक है जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इसमें आपने कुछ भी पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पे या ईमेल पे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आज इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।